हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। लिखा गया है हमारे राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफर्म कर दूं व्हाट इज पोर्ट्रेट। आपके माइंड में चलता होगा पोर्ट्रेट का मतलब एक तस्वीर। मैं आपको कंफर्म कर दूं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है, एक्चुअली इसकी दो मीनिंग होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है वर्णन करना, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेट करना। और जो सेकंड मीनिंग होती है वो होती है छाया प्रति, छाया लिपि, यानी कि पिक्चर जो आप कहते हो। तो यहाँ पर पिक्चर यानी तस्वीर और वर्णन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट, यानी कि ऐसी तस्वीर जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसा फोटो जिसके बारे में आप वर्णन करके बता सको। इट मीन जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास ताजमहल का पिक है और आपको ताजमहल के बारे में लोगों को बतानी है। आपके पास ग्लोब है, आप ग्लोब के बारे में बताना चाहते हो किसी को, यानी कि किसी इमेज के बारे में वर्णन कर देना, ये होती है पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर भी एक लेडी का पोर्ट्रेट है जिसका वर्णन करते हैं हमारे खुशवंत सिंह महोदय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पाने वाले हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि वीडियो में क्या मिलेगा आपको। वीडियो में शुरू जो हम करेंगे वीडियो की, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफर्म करेंगे अबाउट द राइटर के बारे में, राइटर के बारे में। उसके बाद राइटर के रिलेशनशिप के बारे में, कुछ ऐसे लोगों से रिलेशन था राइटर का जो आप जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये महान विभूतियां हैं हमारे राइटर। अलावा इसके राइटर खुद में ही एक फेमस राइटर था, लेकिन उसका रिलेशन भी बहुत अच्छे लोगों से था जो आप अभी भी जानते होंगे। तो अगर आप खुशवंत सिंह को रिलेट नहीं कर पा रहे हो किसी व्यक्ति से, तो अब आप रिलेट कर लीजिएगा। अलावा इसकी बात करेंगे हम कुछ स्टोरी के बारे में, जो स्टोरी इमेज के माध्यम से आपको समझाई जाएगी। एकदम आप कंफर्म कर लें कि आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा इमेज के माध्यम से। जब आप देखोगे स्टोरी को, स्टोरी की हर एक चीज़ कंफर्म हो जाने वाली है आपको। यहाँ पे कहीं से आपको किसी और जगह से ना ही स्टोरी के बारे में पढ़ना होगा और ना ही क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपको बुक का सारा सोल्यूशन देने वाले हैं। अलावा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मैंने एक सेट बनाया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, इसलिए आप उसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं आपको है। सब कुछ बिना किसी हेल्प मटेरियल के लिए, बिना किसी और यूट्यूब चैनल पर जाए, आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आपको ये बताने की स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। आपको पता होगा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी जो होता है, इसका मतलब होता है कि वो आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब कि उसमें राइटर अपने बारे में या अपनों के बारे में लिखता है। तो यहाँ राइटर जो है वो अपने और अपनों दोनों के बारे में लिखता है, क्योंकि राइटर की दादी हैं ये, और राइटर जो है वो खुद इसमें है, क्योंकि वो अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि अपने बचपन में वो कैसे स्कूल जाया करता था, कौन उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करता था, उसकी दादी के साथ कैसे बॉन्डिंग थी, कैसा रिलेशनशिप था, और फिर रिलेशनशिप कैसा स्ट्रांग होता है या टूट जाता है, और अंत में दादी का क्या हाल होता है या राइटर का क्या हाल होता है। तो पूरी अपनी आत्मकथा राइटर यहाँ बताना चाहता है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफी है। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, किसी बुक में आपको जो बुक आप पढ़ने वाले हो उसमें आपको न राइटर के फादर मदर का नाम जिक्र है और ना ही आपको पता होगा राइटर के दादा दादी का, जो मैं आपको यहाँ कंफर्म करने वाला हूँ कि क्या नाम है इनका। पहले हम चलते हैं अबाउट द राइटर के बारे में कंफर्म करने। ये हैं हमारे महोदय खुशवंत सिंह। इनके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये महोदय जो थे, इनको भारत की सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है पद्म विभूषण, ये इन्हें प्राप्त है। 2007 में इनको मिला था, यानी कि भारत रत्न के बाद दी जाने वाली दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिविलियन अवार्ड है विभूषण। इनको पद्म विभूषण भी मिला था, इनको पद्म भूषण भी मिला था, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला था, यानी कि राइटर बहुत फेमस राइटर हैं ये महोदय। अलावा इसके आपको ये भी बता दूं मैं थोड़ा सा कि यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी फादर का नाम था सर शोभा सिंह। तो इनके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ मैं फादर के बारे में, क्योंकि फादर का जिक्र है इस लेशन में, फादर मदर का। और मैं रिलेशन भी कुछ बताना चाहता हूँ आपका इनका किसी और से भी, ताकि आपको कुछ और रिलेशन संबंध समझ में आ जाए। आपको ये बता दूँ, ये आप देखे होंगे एक्ट्रेस को अमृता सिंह। इनके बारे में थोड़ा बता दूँ मैं कि जो खुशवंत सिंह हैं, इनकी बहन है मोहिंदर कौर। मोहिंदर कौर के लड़के का नाम है शिविंदर सिंह, यानी कि खुशवंत सिंह का भांजा है शिविंदर सिंह, और शिविंदर सिंह की लड़की हैं ये महोदया अमृता सिंह। यानी आप इस तरीके से कह सकते हो कि खुशवंत सिंह नाना हैं अमृता सिंह के, नाना
सैफ अली खान के भी, क्योंकि सैफ अली खान अमृता सिंह के हस्बैंड थे जो डाइवोर्स्ड हो चुका है इनका, और सारा अली खान को आपको पता ही होगा, इनका भी रिलेशन है हमारे खुशवंत सिंह महोदय से। और एक और रिलेशन खुशवंत सिंह के छोटे भाई उज्ज्वल सिंह, ये गवर्नर थे 1970 में, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके घर में डिप्लोमेट थे, बहुत सारे लोग एक्टर्स थे जो आप देख रहे हो यहाँ पे। थोड़ा कंफर्म कर दूं अब मैं दादी के बारे में, दादी का नाम क्या है। यहाँ पे मैं बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला, ताकि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये लेडी का नाम क्या है। शायद आप अपने टीचर से पूछो, उनको ना पता हो, मैं ये नहीं कहता उनको कन्फर्मली नहीं पता होगा, बट मैक्सिमम तो नहीं पता होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये लक्ष्मी देवी हैं इनकी ग्रैंड मदर, और ये है इनके ग्रैंडफादर जिनका नाम है सुजान सिंह, SUJAN, सुजान सिंह। इनके फादर मदर का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये है दादी माँ जिनके बारे में स्टोरी कही गई है। तो लेखक की जो दादी है ये एक वृद्ध महिला थी। हर किसी की दादी वृद्ध होती हैं, इनमें कोई खास है क्या? खास है, राइटर बताता है आपको। इनका पूरा जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा था। 20 वर्षों से लेखक ने उनके चेहरे पर तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखा था। मतलब 20 साल हो गए लेखक को। जब लेखक लिखा था इस स्टोरी को तो लगभग वो 20-25 साल का हो गया था। तो लेखक कहता है कि मैं 20 साल का हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में मुझे कोई चेंजिंग नहीं दिखी। यह विश्वास करना कठिन था लेखक के लिए कि वो कभी प्रेटी बच्ची अथवा सुंदर युवती भी कभी रही होंगी। इतनी बूढ़ी जर्जर हालात में है इनकी दादी की, लगता नहीं इनको कि कभी खूबसूरत कभी युवती रही होंगी वो, जिनका कभी एक पति भी रहा होगा। ऐसा हर किसी का होता है पति, लेकिन यह है कि कवि को, राइटर को ऐसा लगता है कि इनका भी कभी पति रहा होगा, इतनी बूढ़ी औरत का। फिर देखते हैं कि दादाजी का टंगा हुआ है तस्वीर उनके दीवार पर। तो कहते हैं कि दादाजी भी अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ ये तस्वीर है, में कोई 100 साल के आसपास के दिखते थे। और ये सोचना भी बुरा लगता था कि दादी जो थी कभी युवा और सुंदर भी थी। तो दादी जो थी कभी युवा कभी सुंदर थी। राइटर को विश्वास नहीं हो रहा जब वो अपनी दादी को देखता है। तो दादी का ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है। वृद्ध महिला जो है ये छोटे कद की तथा कमर कुछ झुकी हुई थी। वह घर में लंगड़ाते हुए घुमा करती थी। अपने रुपहले बालों के साथ वह सफ़ेद वस्त्र में ही हमेशा पाई जाती थी। उनके हाथ में सदा एक माला होती थी जिसको वो फेरती रहती थी, और उनके होठ भी सदा मूक रह करके, शांत रह करके भजन आदि गुनगुनाते रहते थे। ये शांति और संतोष की प्रतिमूर्ति दिखती थी। लगती थी कि मूर्ति है, स्टैच्यू है, कोई देवी है शांति की, संतोष की। जब लेखक के माता पिता, मैं आपको बता दूं माता पिता के नाम। अब लेखक के माता पिता, इनका नाम है शोभा सिंह, शोभा SOBHASINGH, और इनका नाम है सरदारनी वीराबाई। सरदार आपको पता है, सरदारनी वीरा VIRA वीराबाई। तो आपको नाम अपने इनके पेरेंट्स का जानना आवश्यक है। बुक में नहीं है, ना ही इनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड इनके फादर या ग्रैंड इनके जो मदर है उनके बारे में भी लिखा नहीं है। तो नाम उनका मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों महोदय हैं ये इनके पेरेंट्स हैं, यानी कि खुशवंत सिंह के माता पिता। तो बताते हैं कि जब मेरे माता पिता सिटी में रहने चले गए, यानी कि मिस्टर शोभा सिंह और मिसेज ये वीरा बाई, जब ये चले जाते हैं दोनों लोग सिटी में रहने के लिए, तो उन्होंने बालक को, यानी कि खुशवंत सिंह को, बूढ़ी दादी के पास गांव में ही छोड़ दिया। वहीं बालक को स्कूल के लिए तैयारी करती थी, यानी कि दादी स्कूल जाने के लिए बच्चे को तैयार करती थी। जब बच्चे को नहलाती तथा कपड़े पहनाती थी तो वो अपना सुबह का भजन गुनगुनाती रहती थी, और वो ये आशा करती थी कि जो मैं भजन गुनगुना रही हूँ वो ये बच्चा जरूर सुनेगा और सुन करके कंठस्थ करेगा, याद कर लेगा। पर लेखक तो दादी का भजन इसलिए सुना करता था क्योंकि उसे दादी की आवाज़ पसंद थी। उसे रटना और वो सुनना पसंद नहीं था, बट आवाज़ इतनी पसंद थी अपनी दादी की कि वो सुन लिया करता था हंसते हंसते। लड़के को जब नहला धुला लेती थी उनकी दादी तो उनको तख्ती, ये स्लेट आपको पता होगा, स्लेट चौक के साथ एक छोटी दवात और कलम बैग में रख करके वो दादी जो थी वो टांग देती थी इनके पीठ पर। और ये दादी खुद बच्चे को लेकर के बैग भी खुद ले लेती थी। कभी कभी जब बच्चे को परेशानी होती थी तो दादी खुद जो थी वो बालक के साथ ही स्कूल जाती थी। वो सदा अपने साथ
अपने बच्चे को यानी अपने नाती को ही लेकर के टहला करती थी। सदा अपने साथ कुछ बासी चपातियाँ यानी कि स्टेल जो रोटी होती है, जो घर पर रोटी बच जाती है बासी बासी, वो भी गांव के कुत्तों के लिए वो साथ में लेके जाया करती थी हर दिन। उन रोटी के टुकड़ों को वो जाते समय नहीं, जब घर लौटती थी तो लौटते समय वो कुत्तों को जो उनके आसपास होते थे वो उनके पास फेंक दिया करती थी, और कुत्ते आराम से खा लेते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। इतने वफादार, अच्छे, जस्ट न्यायप्रिय कुत्ते थे वे। स्कूल जो था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी कि पास में ही मंदिर, पास में स्कूल। जो बच्चे बरामदे में बैठकर पुजारी द्वारा अक्षर ज्ञान सीखते रहते थे, बच्चे बरामदे में बैठते थे, पुजारी महोदय, पृष्ठ महोदय जो थे वो अक्षर ज्ञान सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, और जो दादी थी जो साथ में बच्चे के जाती थी वो मंदिर के अंदर बैठकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी। जब दोनों का काम पूरा हो जाता, यानी इनका पढ़ाई पूरी हो जाती धर्म ग्रंथ की, और खुशवंत सिंह महोदय जो थे वो उनको पुजारी पढ़ा करके जब कोर्स क्लास का जो एक पीरियड वाला होता है टाइम, उस दौरान जब ख़त्म कर देता था कोर्स भी, जो भी हो, एक दिन का टाइम बीत जाता था, तो दोनों नाती और दादी जो थे वो साथ साथ लौट आते थे, यानी कि साथ साथ जाना स्कूल, साथ साथ आना। यह था लेखक की दादी के साथ मित्रता का पहला स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप खत्म होता है, कैसे मित्रता थी दादी के साथ लेखक खुशवंत सिंह का। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। जब माता पिता शहर में भली भांति बस गए, राइटर कहता है कि जब मेरे माता पिता सिटी में अच्छे तरीके से बस गए, मतलब वहाँ घर या बाकी चीज़ें सब कुछ हो गई, तो उन्होंने बालक को यानी कि खुशवंत सिंह को और दादी को भी वहीं बुला लिया, कहा कि आप लोग भी आ जाइए, अब यहाँ सेटल हो चुके हैं। ये उनकी मित्रता का दूसरा चरण है। अब ये दूसरा शुरू होने वाला है कि देखिए अब जो फ्रेंडशिप है दादी का नाती के साथ वो कैसा चलता है यहाँ पे। अब इस मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट आती है। दादी बालक के साथ अब स्कूल में नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, और वहाँ सड़क पर कुत्ते भी नहीं दिखते थे दादी को। इस कारण दादी ने आंगन में ही पक्षियों को, चाहे वो कबूतर हो चाहे गौरैया हो, ये गौरैया स्पैरो, इन पक्षियों को रोटी खिलाया करती थी। अब इन कुत्तों के अलावा अब पक्षियों को रोटी खिलाना शुरू कर दी इन्होंने। समय बीतने के साथ साथ दादी पोते के साथ बातें भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि बच्चा बड़ा होने लगा, और अब दादी बच्चे के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, उसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाती थी। दादी अक्सर पूछा करती थी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब दादी अक्सर बच्चे से पूछा करती हैं कि बच्चे को स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। पर जब बच्चा बताता कि साइंस पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया गया, तो बेचारी जो दादी थी वो न तो इंग्लिश के शब्द समझ पाती थी, न ही साइंस के नियम। इस कारण दादी जो थी वो बालक को पाठ याद करने में मदद नहीं कर पाती थी। पर उन्हें गहरा आघात ये जानकर लगा कि स्कूल में अब धर्म और नैतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया जाता था, और दूसरी बात अब बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा दी जाने लगी थी, म्यूजिक और डांस की, क्योंकि आपको पता है कि अब मॉडर्न स्कूल्स में म्यूजिक डांस ये सब होता है। तो दादी को ये बुरा लगा। उनकी दृष्टि में म्यूजिक और डांस का संबंध तो भिखारियों और प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्याओं से होता था, कि भिखारी और वेश्या ही ये म्यूजिक और ये डांस किया करते हैं। लेखक जब यूनिवर्सिटी जाने लगा, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसके बाद तो दोनों के बीच में जो बातचीत की श्रृंखला कुछ बची सी थी वो भी खत्म हो गई। अब दादी किसी से नहीं बोलती थी। अब उन्होंने एकांतवास ले लिया था, सेक्लूजन। दोपहर में पक्षियों को दाना देने के अलावा वह सिर्फ अपने चरखे को ही हमेशा देखा करती थी, यानी कि चरखे से कभी उठती ही नहीं थी वो दिन भर, केवल दोपहर के समय वो पक्षियों को दाना देने के लिए उठती थी, और बाकी अकेले वो चरखा, ये चरखा है तो चरखे के साथ हमेशा वो लगी रहती थी। मतलब अब किसी से बातचीत करना उनका पेशा नहीं रहा, अब वो किसी से बात नहीं करती थी, एकांत में रहती थी, क्योंकि अब जो ये बड़ा हो चुका है इनका नाती, इससे बातचीत कम हो गया, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो गया है। जब लेखक बड़ा हो जाता है तो उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना होता है, विदेश अब चला जाता है, वो विदेश जाना होता है वो, तो दादी जो थी वो उसको छोड़ने के लिए जाती हैं स्टेशन तक। लेकिन दादी को देख करके राइटर कहता है कि जब मैं जा रहा था विदेश तो मुझे दादी ना ही व्याकुल दिखी और ना ही चिंतित दिखी, उनमें कोई भावना ही नहीं दिखी। जब वो लेखक को स्टेशन पर अलविदा कहने के लिए जाती हैं तो लेखक को आशा ही नहीं था कि घर वापस जब मैं आऊँगा तो दादी को जीवित भी पाऊँगा, इतनी जर्जर हालात में दादी हो चुकी थी। लेकिन जब वो वापस आता है तो दादी के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान पाता है वो,
आशा नहीं था उसको, लेकिन जब वो आता है तो दादी फिर से उसको लेने आती है। अब एयरपोर्ट पर सीधे आती है लेने के लिए, पिछली बार तो स्टेशन पर जाती हैं। और दादी जब उससे मिलने आती हैं तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। दादी अब केवल पक्षियों को दाना देती थी, खाना खिलाती थी। वह पुरानी ढोलक एक बार लेकर के आई और पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया और घंटों गीत गाना गाए। वह इतना अधिक परिश्रम सहन नहीं कर सकी। अब वो बीमार पड़ गई। उन्होंने राइटर ने बताया कि मेरी दादी को ये पहले से ही आभास हो गया था कि मेरा अंत समय आ गया है, तो इन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। और इस तरीके से 2 दिन के बाद शांतिपूर्वक बिना कुछ आवाज़ किए सिर्फ वो माला हाथ में लिए भगवान को प्यारी हो गई और वो माला नीचे गिर गया। रीति रिवाज के अनुसार राइटर कहता है कि इनके शव को जमीन पर रख दिया गया तथा उसके ऊपर रेड श्राउड, लाल कफन डाल दिया गया। जब सभी लोग दादी के शव को अकेला छोड़ करके शव यात्रा की तैयारी करने चले गए तो पक्षी शव के आसपास एकत्रित हो गए। वो पक्षी जिनको दादी दाना खिलाया करती थी, पर वे सभी मूक रहकर शोक मना रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे ये पक्षी। लेखक की माँ सोचती है कि चलो ये पक्षी भूखे होंगे, अब चूंकि दादी नहीं है तो कौन इनको खिलाएगा, ये लेखक की माँ सोचती हैं। तो इन्होंने रोटी के टुकड़े उनके सामने फेंक दिए, पर पक्षियों ने उन टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक शव था तब तक वो पक्षी वहीं थे, बिना टुकड़ों को देखे और बिना खाए। और जब शव को लोग लेके जाने लगे तो पक्षी भी चुपचाप वहाँ से उड़ गए। और अगले सुबह जो जमादार होते हैं वे उन टुकड़ों को बाहर कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और इस तरीके से जो एक फ्रेंडशिप का दौर चलता है नाती और दादी के बीच में, वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में हमारे राइटर बताना चाहते हैं। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चंस आपके बुक में है उसका सोल्यूशन देने। ये अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट वाला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 6 में मिलेगा, आपको लिखा होगा मेंशन वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में पढ़ने में आसानी हो। ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है। ये थर्ड क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। और ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए ताकि आप इसे पढ़ें और समझें। पहला तो मैंने दिया है करेक्टर स्केच, यानी कि खुशवंत सिंह का चरित्र चित्र किया है, खुशवंत सिंह की दादी का चरित्र चित्र किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। ये फर्स्ट पार्ट का रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि पहले क्वेश्चन का ये बचा हुआ शेष भाग है। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका शेष यहाँ भाग है। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका शेष यहाँ है। ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, सोल्यूशन खत्म होता है। आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सुझाव देना, कोई परेशानी होगी तो जरूर लिख करके मुझे बताना ताकि मैं आपका परेशानी, आपकी दिक्कतों को खत्म करने की कोशिश करूं। और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग कहा जाता है। तो आप परवाह करते हो लोगों की, दोस्तों की, तो उनको शेयर जरूर करें हर चीज़ को, जैसे कि खाना पानी वैसे ही ये नॉलेज और ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।